बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो वो आपने देखा होगा कि जब किसी बकरी को पाला जाता है ना, या जब किसी बकरी को आपने किसी एक साइड पे लगाना होता है, तो आप उसके आगे घास लेके चलते हैं और फिर आपने जिस तरफ भी उसको लेके जाना होता है आप उसको ले जाते हैं। चाहे आप उसको कुर्बान गाह के ऊपर ले जाएं। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ताकतवर जो हैं उन्होंने दो शख्सियात को बकरी बनाया हुआ है। उनमें से एक जो हैं वो काजी फायज ईसा साहब हैं, और उसके साथ साथ दूसरे अगर देखा जाए बिलावल भुट्टो, तो उनको भी शायद अब बकरी बनाया गया है, उनको भी अब चारा दिखाया जा रहा है। दोनों को चारा दिखाया जा रहा है। काजी साहब को उनके ओहदे का, चीफ जस्टिस का या आईनी अदालत का चारा दिखाया जा रहा है, और उनको चारा दिखा के वो इस वक्त तबाही के इस दहाने तक आ गए हैं कि अब लोग बैकरियों पे उनसे पूछते हैं कि आप ईसा फायज हैं। और आज जिस तरह की हरकतें काजी फायज ईसा साहब ने दोबारा की, शायद हर बंदे का ये दिल कर रहा है कि वो उनसे ये पूछे कि आप ईसा फायज हैं। और उसके बाद वो जो डोनट वाले तमाम मामला थे वो सबके सामने आए, और वही सारी चीज़ें आज काजी साहब ने फिर उसी चीज़ के मुस्तहिक, उस चीज़ के हकदार बने। उसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब की अगर बात करें तो लगता ये है कि बिलावल भुट्टो साहब को भी बकरी बनाया जा रहा है, और बिलावल भुट्टो साहब को वो चारा दिखा के वजारत उज़्मा का, उनसे जिस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं, उनसे जो काम लेने की कोशिश की जा रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं इन पे बात करेंगे। सबसे पहले आज बिलावल भुट्टो साहब ने जो तकरीर की, उस तकरीर के अंदर एक तो ये कि काजी साहब को उन्होंने लगाया कि आपने 63 है, किसी ना किसी तरह से उसकी तशरीह अपनी मर्जी की करके देनी है, जिसकी वजह से दो था अक्सरियत हो, आईनी तरमीम हो, और उसके अंदर जो भी खिलवाड़ है इनके साथ करना है, हम वो खिलवाड़ आराम से कर लें। और उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब की शायद ये ड्यूटी लगा दी गई है, और उनको अब स्क्रीन टाइम भी इसी बुनियाद पर दिया जा रहा है कि वो किसी ना किसी तरह से आईनी तरमीम का जो सारा प्लेटफॉर्म है ना उसको सेट करें, और वो ये जो आईनी तरमीम पे लोगों को इकट्ठा करें, इनसे बात करें। अगर आईनी तरमीम हो जाती हैं, काजी साहब को नई आईनी अदालत में बिठा देंगे, आपको वजारत उज़्मा दे दी जाएगी। और यही 63 है जिसकी काजी फायज ईसा साहब से जो तशरीह करवाई जा रही है। इसी 63A के साथ बिलावल भुट्टो साहब को ये कहा जा रहा है कि नून लीग के साथ भी जो है वो हाथ करेंगे, और जो बिलावल भुट्टो साहब हैं इनको वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बिठा दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर जरदारी साहब को मजीद भी हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़ी, पैसे खर्चने पड़े अपने बेटे को वजीर आज़म बनाने के लिए, तो शायद वो भी इसलिए राजी हैं। अब जनाब आज बिलावल भुट्टो साहब ने जो गुफ्तगू की उसमें वो कहते हैं कि जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह में से कोई भी आईनी अदालत में जाए, मुझे कोई मसला नहीं। चेयर और मजीद उन्होंने कहा कि कोयटा में आज वो एक तकरीब में गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि अदलिया की तारीख है, एक पीसीओ के तहत हलफ जायज, दूसरे के तहत नहीं। एक मार्शल लॉ जायज, दूसरा नहीं। इफ्तिखार चौधरी पीसीओ जज थे, दोनों हाथों से सलूट करते थे। आईनी तरमीम की जिदोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। तो जनाब ये वही इफ्तिखार चौधरी हैं गालबन, जिनको बहाल कराने की कंपेन चलाने का आप क्रेडिट लेते हैं, जिनको बहाल करने का आप क्रेडिट लेते हैं। आज आप अपने एक और मफाद के लिए उन्हीं को गलत कहना शुरू हो गए हैं। ये वही है ना जिनके लिए आपने पूरी वो वकला तहरीक चलाई और सबने उसका क्रेडिट लिया कि जनाब हमने जो है वो अदलिया को आज़ाद करवाया। आज आपको वो इफ्तिखार चौधरी साहब बुरे लगने शुरू हो गए हैं। और फिर बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह की बातें करते हैं, आज उन्होंने अपनी वालदा के बारे में भी, जो बेनजीर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब के बारे में बात की, उसकी बात भी वो करें तो वो जिस पार्टी के साथ इस वक्त इत्तेहाद करके बैठे हैं, सबसे ज्यादा बीबी जो शहीद बीबी बेनजीर भुट्टो हैं, उनकी करैक्टर असैसिनेशन अगर कहें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की थी। आज आप अपने मफाद के लिए उनके साथ भी हाथ मिला के बैठे हैं। तो आप कब अपनी कौन सी करवट दिखाते हैं, किस रुख से आप बोलते हैं, ये चीज़ समझ नहीं आती। और वही बात कि आपको वजारत उज़्मा का चारा दिखा के जो गैरत है उसके भी दहाने पे लेके आया जा चुका है कि आप बेगैरती का मुजाहरा करें और उन्हीं लोगों के साथ बैठें जिनकी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ कभी बनी नहीं थी। अब जनाब मजीद वो ये कहते हैं कि एक मार्शल लॉ जायज़, दूसरा नहीं। इफ्तिखार चौधरी साहब दोनों हाथों से सलूट करते हैं। यानी तरमीम की जद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। इफ्तिखार चौधरी, जनरल कियानी और जनरल पाशा के दरमियान मुकमका हुआ कि मिसाक जमहूरियत नाफिज होने पर स्टेटस को क्या बनेगा। जमहूरियत पर हमारा कंट्रोल का क्या होगा। अगर तौहीन अदालत का मतलब क्या है। अगर कोई किसी जज के खिलाफ कुछ बोले तो जिंदगी भर की सजा मिले।
क्या ये इजहार राय की आज़ादी है? डैम फंड का ज़माना याद करें, अगर आप मर्जी से खैरात नहीं करना चाहते तो आप और आपके कारोबार पर तौहीन अदालत लग जाएगी। फौजी अदालतों का तस्वर बार बार क्यों आता है? निज़ाम इंसाफ में थोड़े नहीं बहुत मसाइल हैं। अदालती निज़ाम दहशत गर्दों को सज़ा नहीं दे सकता। अदलिया से कोई सवाल करें तो वो बुरा मानने लग जाती है। जो आईनी अदालत को नहीं मानता वो वकालत छोड़े। इस्लामाबाद में अदालती जंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अब रियासत बाप की तरह बन गई है और इसमें किरदार इफ्तिखार चौधरी का है। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंड सेट ने अदलिया को ख़राब किया, तो फिर उसके अंदर जो क्रेडिट आप लेते रहे हैं इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल करवाने का, अदलिया की आज़ादी का, तो फिर आप जो है आपका भी माइंड सेट वही है। फिर आपने भी अदलिया के निज़ाम को ख़राब किया, बल्कि आपने तो पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को ख़राब किया। तो बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो इस वक्त शदीद मेहनत कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से ये आईनी तरमीम जो है वो हो जाए। उसके लिए उनको फजल रहमान साहब से बार बार रब्ता करना पड़ रहा है और शायद इनको वजारत उज़्मा का जो चारा है वो डाला जा रहा है। फिर आप काजी फायज़ ईसा साहब की बात करें तो काजी फायज़ ईसा साहब ने आज जो समाअत की और 2 अक्टूबर को जो दोबारा इसकी समाअत होने वाली है। पहली बात तो ये है कि ये बेंच जो है ये गैर आईनी है और जस्टिस मुनीब साहब जो हैं वो इस बेंच की भी गैर आईनी होने की बात कर रहे हैं। और बात सीधी-सी है कि 63A का फैसला काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, अगर ये कहा जाए कि करके बैठे हुए हैं, फैसला उनकी जेब में पड़ा है। सिर्फ़ वो टाइम का वेट कर रहे हैं कि मैंने किस टाइम पे सुनाना है। आज भी जो कुछ उन्होंने किया कल जस्ट ये सारी वही चीज़ें हैं जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब खुद करते रहे हैं। जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में फ़ौजी अदालतों के हवाले से जब बेंच बनने थे, उसके अंदर उस जब समाअतें होनी थी तो उस बेंच का हिस्सा काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब थे। और जब कोई जज एब्सेंट होता है तो फिर समाअतें नहीं की जाती। और काज़ी साहब ने तब बिल्कुल ऐसे ही किया था जैसे जस्टिस मुनीब साहब ने खत लिखा। काज़ी साहब को भी खतो-किताबत का बहुत शौक है। तो अब अपनी हर चीज़ से काज़ी साहब अपने आप को कहते हैं कि जनाब मैं आइन से हट के बात नहीं करता। और कहते वो ये हैं और उनका अगर अमल देखा जाए तो कोई भी चीज़, कोई भी अमल उनका आईनी नहीं होता। तमाम तर जो उनके अमाल हैं वो गैर आईनी होते हैं। फिर आज की समाअत के दौरान भी जब अगर देखा जाए तो फिर नज़र आता है कि काज़ी साहब की नीयत क्या है और काज़ी साहब बायस्ड हैं। साफ सीधा-सीधा नज़र आता है कि आप को जब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, आपने उनको कहा बैठ जाएँ, आपको बाद में सुना जाएगा। और ज़ाहिर-सी बात है, पाकिस्तान पीपल पार्टी और हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, मतलब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इन्होंने नज़रसानी की अपील के हक़ में बात की और अली ज़फ़र साहब जो हैं उन्होंने मुखालफत की और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस समाअत को ही आईनी और कानूनी नहीं समझता। फिर उसके साथ-साथ जस्टिस मुनीब साहब ने जो जिस तरह के सवाल उठाए कि जब एक जज बैठा ही नहीं है, एक जज के ऊपर साइन ही नहीं है, तो आप हुक्मनामा कैसे जारी कर सकते हैं? उसके बाद फिर दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जो है वो दोबारा होता है और वो 3 रुकनी कमेटी है, जिसमें अगर जस्टिस मंसूर शाह साहब ही नहीं है, तो आपने वो इजलास कैसे कर लिया? फिर बेंच में नईम अख्तर अफ़गान साहब को जस्टिस मुनीब की जगह शामिल कैसे कर लिया? हालाँकि काज़ी साहब ये खुद अपने एक फैसले में लिख चुके हैं कि जो बंदा नज़रसानी वाले बेंच में वही जज बैठेगा जिन्होंने पहले जो फैसला किया था, उस बेंच का भी वो हिस्सा होंगे। और जस्टिस मुनीब साहब जो हैं, इन्होंने 63A का फैसला लिखा था जब इसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की थी। आपने सबसे पहले तो आपने ये हरकत की कि जस्टिस मंसूर जो इस वक़्त सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, आपने उनको बाहर किया, उनको बेंच का हिस्सा नहीं बनाया। फिर जस्टिस मुनीब को भी आपने साइड पे किया और आप नईम अख्तर अफ़गान साहब को ले आए। तो फिर इस तरह अगर आपने फैसले करने हैं तो वो फैसला जो आपकी जेब में लिखा पड़ा है आप वो सुना दें। बिल्कुल वैसे ही कि जिस तरह आपने 13 जनवरी को वो फैसला सुनाया था। फिर आपको इस बात से डर नहीं होना चाहिए कि लोग आपसे पूछते हैं आप ईसा फ़ाइज़ हैं, और फिर आपको ये भी नहीं कहना चाहिए कि मैं अपनी बेटी के साथ जो बाहर था, और इस तरह की गैर अखलाकी बातें जो नहीं करनी चाहिए। आप अपने लिए पाकिस्तान की ज़मीन जो है वो तंग पहले ही बहुत ज़्यादा कर चुके हैं और अब जो थोड़ी बहुत जगह आपने वो भी इस तरह के फैसलों से ख़त्म कर लेनी है। लेकिन बात फिर वही है कि आपको भी और बिलावल भुट्टो साहब को भी तबाही के दहाने पे लेके जाया जा रहा है और आप अभी वो चारा देखते हुए बड़े शौक से उस तरफ जा रहे हैं। इख्तिताम अब इसका क्या होता है, क्योंकि वक़्त आपके पास का सब कम है और आपको 1 महीना दिया गया एक सदारती ऑर्डिनेंस की जानिब से। जिस सदारती ऑर्डिनेंस को आप कहते थे ना ये पार्लियामेंट की तौहीन है,
उसी सदारती ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल करके आप आखिरी महीने में अपने वो करना चाह रहे हैं जो जो कुछ आपसे उम्मीदें लगाई गई थी बड़े घर वालों की जानिब से या इस मैंडेटरी हुकूमत से, तो आप देखें कितनी दौड़ लगानी है। और फिर बात वही है कि बकरी को जहां तक मर्जी ले जाया जाए, एंड पे जाके कुर्बान कर दिया जाता है, कुर्बानी आपकी भी दे दी जाएगी। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।